अधिगम में अगला हमारा टॉपिक है अधिगम में योगदान देने वाले कारक। इसका अर्थ यह है कि जब अधिगम प्रक्रिया होती है बालक में, तो उसमें कुछ ऐसे कारक होते हैं उसके आसपास जो उसमें सकारात्मक योगदान देते हैं। तो इसमें दो कारक हैं, पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। पहले हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे व्यक्तिगत कारकों को कि ये किस तरीके से अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अधिगम में योगदान देने वाले कारकों को अगर हम समझें तो हम ये जानते हैं कि अधिगम एक सहज क्रिया है। सहज क्रिया से मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिगम के लिए, सीखने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का ही निर्माण किया जाए, किसी विशेष वातावरण का ही निर्माण किया जाए तभी सीखना होगा। इसका एक उदाहरण ये भी है कि बच्चा जब अपने समाज में पैदा होता है तो वो सहज रूप से अपने समाज की जो भाषा होती है उसका अर्जन करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक तरह का सीखना है और उसके लिए किसी विशेष परिस्थिति का अप्राकृतिक रूप से निर्माण नहीं किया गया। प्राकृतिक रूप से जिस समाज में वो है उसी में वो अपनी भाषा को सुनकर, समझकर और अनुकरण करके वो सहज रूप से उसको सीखता चला जाता है। उसके लिए किसी विशेष परिस्थिति का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो अधिगम है वो सहज प्रक्रिया है और प्रत्येक प्राणी जन्म से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की जो मात्रा तथा कुशलता पर अनेक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कारकों का योगदान होता है और व्यक्तिगत कारक अधिगम की प्रक्रिया को तेज भी कर सकते हैं और उसको धीमा भी कर सकते हैं। यानी कि उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वो अधिगम प्रक्रिया को धीमा कर दें या उसको तेज कर दें। सबसे पहला व्यक्तिगत कारकों में हम समझने की कोशिश करेंगे संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण। संवेदीकरण को समझने के लिए हम ये जानें कि संवेदना जो है वो संवेदी जो हमारे अंग हैं 5, उनके द्वारा हम संवेदों को ग्रहण करते हैं, जैसे कि त्वचा है, कान है, जीवा है, आंखें हैं, नाक है। और इन सभी संवेदी अंगों के द्वारा ही हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। यानी एक तरह से ये ज्ञान का द्वार है, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ये एक तरह के द्वार है। और जब इनके द्वारा हम संवेदनों को ग्रहण करते हैं तो जाहिर है कि इन्हीं के द्वारा संवेदों का प्रत्यक्षीकरण होता है, उनको महसूस करते हैं और हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। और ये संवेदी अंग जो है वो उद्दीपन प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते हैं। और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए बात करते हैं कि विद्यार्थी के सामान्य स्वास्थ्य के अतिरिक्त संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम में सहायता करते हैं। संवेदना प्रत्यक्षीकरण के केंद्र में होती है। प्राणी में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे त्वचा, कान, जीवा, आंखें तथा नाक। ये संवेदी अंग, जिनको आप ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जानते हैं, इनको हम ज्ञान का द्वार कह सकते हैं और वातावरण में स्थित विभिन्न उद्दीपनों के प्रत्यक्षीकरण में यही सहायक होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम उद्दीपनों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और सूंघ सकते हैं इत्यादि। इनमें से किसी भी संवेदी अंग में अगर किसी प्रकार का दोष हो, कोई कमी आ जाए, जाहिर है तो अधिगम पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उससे जो ज्ञान के अर्जन की जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे प्रभावित होती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि मायोपिया है, तो मायोपिया को आप दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो नाम के से बिल्कुल उलट इसमें क्या होता है कि आप दूरदृष्टि दोष में आप पास की वस्तु को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। और दूसरा है जैसे हाइपरमेट्रोपिया है, निकट दृष्टि दोष। इसमें नाम के विपरीत आप दूर की चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। स्टिग्मैटिज्म में जिसको आप भेंगापन कहते हैं, इससे भी बच्चे के व्यवहार में फर्क देखने में आता है और सीखने में भी फर्क पड़ता है और अध्ययन में अड़चन आती है। और जाहिर सी बात है कि जब अड़चन आएगी तो बच्चे की अरुचि भी पैदा हो सकती है सीखने की प्रक्रिया के प्रति। अगला कारक समझने की कोशिश करते हैं शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता का जो कारक है, इसका बहुत योगदान होता है अधिगम में, क्योंकि थकान मानसिक या शारीरिक होती है और थकान का अभ्यास करने वाला छात्र, यानी कि थकान को महसूस करने वाला छात्र जो होता है वो अधिगम की प्रक्रिया को कम कर देता है। और दूसरी ओर शारीरिक क्रियाशीलता जो है वो अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है। अगर छात्र जो है वो क्रियाशील है और थकान को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करता है तो उसकी जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। अगला टॉपिक है आयु तथा परिपक्वता। ये भी एक कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को, यानी कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अधिगम प्रत्यक्ष रूप से आयु तथा परिपक्वता पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति सीखने के प्रति पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होता, परिपक्व का मतलब है कि वो उस उम्र को नहीं पहुंचता जहां पर उस उम्र किसी अधिगम को सीखने की चाहिए होती है वो उम्र, तो जब तक वो उस उम्र को नहीं पहुंचेगा, उस परिपक्वता को नहीं पहुंचेगा, तो अधिगम पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। जैसे कुछ विद्यार्थी छोटी उम्र में ही अधिक सीख लेते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी उसी पाठ्य वस्तु को सीखने में अधिक देर लगाते हैं। तो वास्तविक आयु के साथ साथ मानसिक आयु भी बढ़ती जाती है और लगभग 16 वर्ष की आयु में ये वृद्धि रुक जाती है। आयु में वृद्धि का मतलब है कि बौद्धिक परिपक्वता जो है बच्चे की वो है जिसके द्वारा कठिन समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। और परिपक्वन का नियम हमें इस बात की चेतावनी भी देता है कि विद्यार्थी को जबरदस्ती जब तक अधिगम नहीं करवाना चाहिए जब तक कि वह विशिष्ट कौशलों को सीखने लायक परिपक्व न हो जाए। बच्चे की उम्र कम है और आप उससे ज़्यादा उम्र के कौशल को सीखने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये एक तरह की चेतावनी है हमारे लिए कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अध्यापकों के लिए भी और माता पिता के लिए भी इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जो खासतौर पर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी माता पिता होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं और बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल भेजने के लिए तैयार रहते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की में जब तक किसी कौशल को, किसी चीज़ को सीखने की परिपक्वता ना आ जाए तब तक उनको उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अगला कारक है आवश्यकताएं।
आवश्यकताएं एक ऐसा कारक है जो बेहद महत्वपूर्ण है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो। विद्यार्थी की जब तक शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक विद्यालयों में उनसे किसी भी प्रकार के बौद्धिक चिंतन की अपेक्षा नहीं कर सकते आप। एक जैसे गरीब विद्यार्थी है जो कक्षा में भूखा है, उसका ध्यान अध्ययन की अपेक्षा खाने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। तो आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो सीखने की प्रक्रिया में सुचारू रूप से भाग ले और पूरा ध्यान आकर्षण करे। इसी प्रकार कक्षा में बहुत अधिक अगर ठंड का माहौल है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या जो बैठने की व्यवस्था है उसमें कम जगह है और विद्यार्थी ज़्यादा है, तो आप उस तरह के अधिगम की पूर्ति की आशा नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे सुरक्षा है कि अगर बच्चे में भय है कि वो गलती करेगा तो उसको उसकी सुरक्षा पर कोई हावी हो सकता है या उसके सम्मान के साथ कोई खेल सकता है, तो इस तरह की जो सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकताएं हैं ये भी अधिगम परिस्थितियों में शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। ये जरूरी है कि विद्यालय में कक्षा में बच्चे की सुरक्षा और सम्मान की जो आवश्यकता है उसका बहुत ध्यान रखा जाए और उसको किसी तरीके से भी प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चे का अधिगम जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। जैसे यदि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से डरता है या विद्यालय में अधिक पिटाई किए जाने के कारण असुरक्षित महसूस करता है या किसी अन्य प्रकार से दंड से भयभीत है तो वो सीख नहीं पाता। इसी तरीके से यदि इसका उलट अगर हम बात करें कि अगर उसे हम ऐसा माहौल देते हैं विद्यालय में कक्षा में साथियों के साथ और टीचर्स के साथ उत्साहवर्धन होता है उसका, और तो उसमें उसके ज्ञान में संवर्धन होता है और अगर उसे स्नेह का माहौल मिलता है तो जाहिर है कि एक प्रभावी अधिगम बच्चे में देखने को मिलेगा। अगला कारक है व्यक्तिगत कारक, जिसमें खास तौर पर रुचियां शामिल हैं। इसकी अगर बात करें कि तो व्यक्तिगत रुचियां भी अधिगम प्रक्रिया में योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी क्रियाकलाप में छात्र की रुचि उत्पन्न हो जाए तो शिक्षक उस दिशा में अधिक प्रयास कर सकते हैं। प्रयास किए बिना सीखना संभव नहीं है और प्रयास तभी होता है जब बच्चे को उसमें सीखने की रुचि होती है। यदि विद्यार्थी शिक्षक के शिक्षण एवं कक्षा के क्रियाकलापों में रुचि लेते हैं तो वे कभी भी अवरोध, थकान और ऊब महसूस नहीं करते हैं और इस सब के लिए जिम्मेदार है उसका उसमें रुचिकर होना। और यदि शिक्षक के द्वारा कुछ इस तरह की अधिगम क्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें कि छात्र को रुचि नहीं है, तो ये देखने में आता है कि थकान और उसकी रुचि की कमी छात्र में पैदा होती है और फिर अधिगम क्रिया जो होती है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है और अधिक मात्रात्मक तथा अच्छी गुणवत्ता के अधिगम की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाती है। और इसके लिए ये जरूरी है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र की रुचियों का ध्यान रखा जाए। अगला है कारक बुद्धि। बुद्धि के लिए सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जिस बच्चे का IQ लेवल अधिक होता है प्रायः वे जल्दी सीखते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर IQ अधिक है बच्चे का तो वो हर टॉपिक को, हर चीज को, हर ज्ञान को जल्दी सीखना चाहेगा। यहाँ पर दखल होता है उसकी आवश्यकता का। उसको अगर आवश्यकता होगी तो IQ लेवल अधिक होते हुए वो जल्दी सीखेगा, लेकिन अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा और उसको सीखने की चाहत नहीं होगी और वो नहीं सीखेगा। तो IQ लेवल अधिक होने पर प्रायः बच्चा जल्दी सीखता है, लेकिन आवश्यकता, रुचि और अभिप्रेरणा का दखल उसमें रहता है। अगला कारक है अभिवृत्ति, रुचि, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सिखाई जाने वाली वस्तु है उसके प्रति बच्चे में अगर रुचि होगी तो वो उसके प्रति सजग होगा और उसका ध्यानाकर्षण उसकी तरफ होगा। सीखने की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलेगी बिना अवरोध के। अगला है ध्यान। ध्यान भी संबंधित है रुचि से और ध्यानाकर्षण तभी होता है जब बच्चे की रुचि उसमें होती है। और ध्यानाकर्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, जैसे कि शांत वातावरण है अगर, और पाठ की जो तैयारी है वो सही तरीके से की गई है शिक्षण प्रक्रिया से पहले, और विषय में जो परिवर्तन करना है उसको सही तरीके से किया गया है। सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया जा रहा है वो बच्चे की रुचि की है और ऐसी है कि वो बच्चे के परिपक्वता के अकॉर्डिंग उसको समझ में आने वाली है और उसको प्रयोग करने से पहले, उसको चुनने से पहले बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखा गया है। और एक कारक है बहुत महत्वपूर्ण कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है और उसका जो नवीन ज्ञान उसको दिया जा रहा है उसमें संबंध को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्थापित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर स्थापित किया जाएगा तो ध्यानाकर्षण बढ़ेगा और अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। और बच्चे की प्रवृत्ति का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि बच्चे की प्रवृत्ति क्या है और उसको समय समय पर प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है, जिससे कि उसका ध्यान आकर्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान भटके नहीं और तभी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी।